हेलो एवरीवन, वेलकम टू द माय चैनल। आज हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं महिला पर्यवेक्षक। जी हाँ, आप सभी को पता है जैसे कि मध्य प्रदेश में यहाँ पर महिला पर्यवेक्षक की एग्ज़ाम जल्दी आने वाली हैं। तो आज हम बात करेंगे यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट, आज हम बात कर रहे हैं यहाँ पर महावीर पब्लिकेशन की महिला पर्यवेक्षक की बुक के को हम डिस्कशन करेंगे यहाँ पर। उसमें यूनिट जो है पोषण और स्वास्थ्य। जी हाँ, आपको मार्केट में ये बुक अवेलेबल है, आप वहाँ से परचेस कर सकते हैं। सारी चीज़ें, पुराने पेपर, प्रीवियस ईयर के सारी चीज़ें इसमें A to Z मिलेगी। चलिए चलते हमारे यहाँ पर पोषण और स्वास्थ्य यूनिट की ओर। इसमें देखेंगे हम क्या क्या चीज़ें हैं पूरी डिटेल में। चलिए, यूनिट फर्स्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पर पोषण की। अब पोषण मतलब क्या होता है? न्यूट्रिशंस। अब न्यूट्रिशंस के बारे में हम यहाँ पर जानते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। पूरी की पूरी यूनिट यहाँ पर कवर होगी। अब बात करते हैं सबसे पहले पोषण की। तो पोषण जो होता है, न्यूट्रिशंस होता है वह विशिष्ट रचनात्मक उपापाचय क्रिया जिसके अंतर्गत पादपों में खाद्य संश्लेषण एवं स्वांगीकरण के गुण लाना और विषमपोषी जंतुओं में भोजन अवयव के अंतग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण द्वारा प्राप्त करके ऊर्जा प्राप्त करना। जी हाँ, शारीरिक वृद्धि, मरम्मत, ऊतकों और नवीनीकरणीय और जैविक क्रियाओं का संचालन होता है। वो क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ तो पादप यहाँ पर फर्स्ट कैटेगरी के आते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, जिसे हम फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया कहते हैं, उसके द्वारा खाना बनाते हैं। खाना बनाने के बाद उन चीज़ों का प्रयोग हम द्वितीय उपभोक्ता जो है हम यूज़ करते हैं, और उससे हम यहाँ पर क्या क्या प्राप्त करते हैं, उसका पाचन करते हैं, अवशोषण करते हैं, और स्वांगीकरण मतलब चीज़ें बनाना, एसिलिमिनेशन कहा जाता है, असलिमिनेशंस। और शरीर में इससे क्या होता है? शरीर में वृद्धि होगी, जो ऊतक जो है उनकी मरम्मत होगी, नवीन टिश्यू जो है ऊतकों जो है वो बनेंगे। तो ये सारी चीज़ें क्या कहलाएगी? यहाँ पर पोषण के अंतर्गत आती हैं। अब पोषण के अंतर्गत अगर हम बात करें तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, पोषण तत्वों का सेवन, पोषक तत्वों का प्रत्येक दिन के आहार में उचित मात्रा में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पोषक तत्वों की कमी से शरीर में यहाँ पर विकृति के चिन्हों का दिखाई पड़ना। ठीक है, अगर पोषण की कमी होगी तो त्वचा रुकी सूखी हो जाएगी, हाइट नहीं बढ़ेगी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर ऑब्स्टिकल के तौर पर आती है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक पॉइंट आ गया। पौधों में श्वसन पत्तियों के द्वारा होता है और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ ज़रूरी है। मनुष्य के आहार में कार्बोहाइड्रेट का होना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही यहाँ पर विटामिन्स जो होते हैं, विटामिन्स ये रोगों से रक्षा करते हैं। कार्बोहाइड्रेट तुरंत ऊर्जा प्रोवाइड कराता है, विटामिन रोगों से रक्षा करते हैं। और अगर यहाँ पर बात कर रहा हूँ फेट जो है वसा जिसे हम कहते हैं या फिर लिपिड कहते हैं, ये भी ऊर्जा प्रदान कराता है। ठीक है, तो ये सारी अवयवी ज़रूरी है यहाँ पर। अब बात करें पोषण की कमी से क्या क्या चीज़ें प्रॉब्लम हो सकती है, तो उनके बारे में डिस्कशन हम लोग करते हैं यहाँ पर। पहला है खाद्य पदार्थों में पोषक तत्वों की पूर्ण मात्रा में कमी। अगर कमी होती है, सारे विटामिन हम प्रॉपर नहीं खा रहे हैं, तो अलग अलग प्रकार की बीमारियां हो सकती है। जैसे विटामिन ए नहीं खा रहे हैं तो आँख संबंधित रोग हो सकता है। विटामिन बी से बेरी होता है। तो यहाँ पर पूर्ण मात्रा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भोजन के पाचन और अवशोषण के बाद पोषक तत्व रुधिर में प्रवाहित होते हैं, मगर किंतु या कभी कभी किसी विकार के कारण इनको शरीरी तंतु मतलब होते टिश्यूज़ अपने में ग्रहण नहीं कर सकते, तो ये भी बीमारी हो जाती है। अब बात करें यहाँ पर हम लोग क्या क्या चीज़ होगी। अल्पाहार यानी प्रॉपर हम डाइट नहीं ले रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर 2800 से 3000 कैलोरी हमें जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पूरे दिन भर में। हार्ड वर्क वाले को कम से कम 3400 कैलोरी खाना चाहिए। ठीक है, अल्प आहार से पोषण का स्तर उपयुक्त नहीं रहता है। इस अवस्था को
यहाँ पर अंडर न्यूट्रिशन कहा जाता है, न्यून पोषण या फिर अंडर न्यूट्रिशंस। मतलब अब कि हम पूरी तरीके से देखिए, व्यापम की एग्ज़ाम जो रहेगी, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, वहाँ पर आपके बेसिक कंसेप्ट सारे के सारे क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो हर एक पॉइंट का यहाँ पर महत्व रहेगा। वहाँ पर डिस्क्रिप्शन वाले क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको कि अच्छे खासे 3-4 लाइन के वहाँ पर रहेगा, फिर उसके ऑप्शंस रहेंगे, तो उसको समझ के करना पड़ेगा, क्योंकि साइंस का लेवल हमेशा हर बार एक प्लस आता है, 1+ होता है हमेशा। तो पुराने पेपर आपने लगाए होंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर क्या कहते हैं। अंडर न्यूट्रिशंस कहते हैं इस प्रकार के कुपोषण को क्या कहा जाता है, यहाँ पर मेल न्यूट्रिशंस कहा जाता है, कि अवस्था में एक या अनेक पोषक तत्वों को प्रतिदिन भोजन में रहते ही नहीं हैं, ठीक है, जिसके कारण हमारे शरीर में कमी हो जाती है। इसलिए शरीर में कुपोषण के चिन्ह दिखाई पड़ते हैं। न्यून पोषण वाले व्यक्ति दुर्बल होते हैं, कम वजन वाले रहते हैं, किंतु उनके शरीर में कोई विकृति का चिन्ह नहीं दिखाई पड़ता। अगर प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे हैं तो यहाँ पर दुर्बल रहेगा, काम करने में आलस आएगा, वजन कम रहेगा। तो ये डाइट परफेक्ट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। आगे बात करें यहाँ पर हम लोग पोषण तत्व। शरीर के पोषण के लिए 2 तत्व निरंतर आवश्यकता है। ईंधन तत्व, जिनसे हमें ऊर्जा मिलेगी, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, याद रखिएगा, तुरंत ऊर्जा देता है कार्बोहाइड्रेट, और वसा जो है फैट, ये ईंधन तत्व कहलाएंगे। दूसरा, शरीर में शारीरिक बनावट के पदार्थ उत्पादन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। शरीर में शक्ति उत्पन्न करने के लिए ईंधन तत्व की आवश्यकता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कार्बोहाइड्रेट मतलब आलू खाएंगे, केले खाएंगे, इससे तुरंत ऊर्जा मिलती है, ठीक है, इंस्टेंट एनर्जी। देखिए इसी का जिक्र कर रहा था, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन के कुछ भागों से ईंधन तत्व हैं, कुछ भाग ईंधन तत्व हैं। ऊर्जा प्रदान करने के साथ साथ ये सभी ईंधन ऊष्मा पैदा भी करते हैं। ऊष्मा और ऊर्जा पोषक के चिन्ह हैं। आगे बात करें, जीवधारियों का शरीर रूपी यंत्र के अवयव सामान्य यंत्रों की भांति है, पर साथ साथ इनकी मरम्मत भी होती रहती है यदि मरम्मत करने की सामग्री खाद्य में विद्यमान हो। जैसे कि आप यहाँ पर एक नई चीज़ आप देख रहे हो, देखिए कार्बोहाइड्रेट और फैट मैंने बोला तुरंत ऊर्जा देते हैं। विटामिन जो है वो शरीर की रक्षा करते हैं बीमारियों से। और एक तत्व रहता है प्रोटीन। प्रोटीन का काम है शरीर को विकसित करना, जो टिश्यूज़ जो है उनको हानि पहुंच गई है उनको मरम्मत करना। ये काम किसका रहता है, यहाँ पर प्रोटीन का रहता है। तो ये पॉइंट तो याद रखिएगा जो मैंने आप लोगों को बताया है। अब बात कर रहे हैं जिन तत्वों से शरीर के अवयव 18 से 20 वर्ष की आयु तक बनते हैं, उन्हीं तत्वों के शरीर के हास्य की पूर्ति होती है, साथ साथ शरीर की वृद्धि भी होती है। यह काम विशेषतः प्रोटीन के द्वारा होता है, जिसे अभी हमने जस्ट डिस्कस करा था। चलिए इसी का सेकंड पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। बात करें, देखिए इसमें प्रीवियस ईयर के पेपर भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, आपको बता देता हूँ, तो अंत तक बने रहिएगा। ईंधन तत्व से कैलोरी प्राप्त होती है, यद्यपि वर्तमान काल में विटामिन और खनिज तत्व विशेष महत्व है, तद्यपि पोषण के लिए कैलोरी का महत्व भी अपने स्थान पर है, ठीक है। जैसे 2800 से 3000 कैलोरी मैंने बताई है, आप लोगों को याद रखिएगा। ईंधन तत्वों का कार्य अवयवों में ऊष्मा पैदा करना, पेशियों के को क्रियान्वान रखना, मतलब कि प्रॉपर चले, तथा शरीर के उच्चतर काम जैसे मस्तिष्क, यकृत, अंतःस्रावी ग्रंथि, गुर्दे आदि के कार्य में भाग लेना, ये सारी की चीज़ों के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। तो हर एक चीज़ अपनी जगह है, इम्पॉर्टेंट है, सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे शरीर में कुछ क्रियाएं ऐसी होती है जो शिथिल और सुषुप्त अवस्था में भी होती रहती है। इनमें से कुछ कार्य अनैच्छिक के रूप में रहते हैं, जैसे आपकी हार्ट बीट, ठीक है। ये क्या हो गया, हम माइंड से कंट्रोल थोड़ी कर सकते हैं। हार्ट बीट जो है कंटिन्यूशन में चलती रहती है, ठीक है।
और पाचन हो गया, ये भी आपने कुछ खाया तो अपने आप पाचन होगा, ठीक है। आँखों का झपकना, ये सारी चीज़ें अनैच्छिक है, अपने आप होती रहती है, कंटिन्यूएशन रहेगी। कुछ कार्य ऐच्छिक रूप से होते हैं, जैसे कि श्वसन क्रिया, ठीक है। इन सब कामों के लिए ईंधन तत्व से ऊष्मा और ऊर्जा मिलती रहती है, जो कैलोरी में माप सकते हैं हम, ठीक है, जिसे हम मैंने अभी जिक्र करा था, कैलोरी याद रखिएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गई। उनके आधार उपापाचय, उपापाचय मतलब होता है पाचन की क्रिया, है ना, ध्यान रखिएगा। बेसिक मेटाबॉलिज्म भी कहते हैं। आगे यूनिट में हम देखेंगे, दो प्रकार के रहते हैं, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म, ठीक है। कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म होता है पादपों में और कैटाबॉलिज्म जो होता है बच्चों, वो होता है मनुष्य में, ठीक है, इतना याद रखिएगा। शरीर का कार्य जितना बढ़ता है, उपापाचय भी उसी अनुपात में आता है, ठीक है। उसी अनुपात में ऊष्मा की कैलोरी की भी वृद्धि होती है। भैया हम जितना कार्य करेंगे उतनी ज़्यादा भूख लगेगी, हमारे शरीर को रिक्वायरमेंट रहती है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। कुछ ऐसे द्रव है जिनके सेवन से उपापाचय की दर बढ़ती है, किंतु ये मनुष्य के भोजन के स्वाभाविक द्रव नहीं है, ठीक है। चलिए, उनका असर उपापाचय पर और फिर पोषण तत्व पर भी पड़ता है। उपापाचय बढ़ाने वाले पदार्थ कौन कौन से होगा भैया? चाय, कॉफ़ी और शराब। चाय और कॉफ़ी में कैफ़ीन रहता है, याद रखिएगा। चाय में टेनिन, कॉफ़ी में कैफ़ीन, ठीक है, ये सारी चीज़ें। और कम करने वाले अफीम, चरस और गांजा, ये सब भूख मार देते हैं। आहार का कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन प्राय आधा भाग शरीर को ऊष्मा प्रदान करता है, किंतु इनमें से कोई एक दूसरे का मानक नहीं है, ठीक है, मान नहीं ग्रहण कर सकता है। सबकी जगह सब सूटेबल है। कार्बोहाइड्रेट के पचने के बाद शरीर में दो रूप में, ग्लूकोज और ग्लाइकोजन के रूप में पाया जाता है। ग्लूकोज जो है यहाँ पर ऊर्जा प्रोवाइड करता है और ग्लाइकोजन जो है यहाँ पर कन्वर्ट होके जब रिक्वायरमेंट होगी तो उस समय ये शरीर को ऊर्जा देता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए, ग्लूकोज रक्त में तथा कोशिकाओं के बीच स्थान में पाया जाता है। यह अवयवियों की कोशिकाओं द्वारा ईंधन के कामों में लाया जाता है, ठीक है, जैसे मैंने बताया एनर्जी चाहिए तो ग्लूकोज। ग्लाइकोजन यकृत और पेशियों में संचित रहता है और वहीं से आवश्यकता अनुसार ग्लूकोज बनकर, देखो ग्लाइकोजन किस में बन गया है? ग्लूकोज में, ठीक है। आपके शरीर में, जैसे एक सपोज करता हूँ, आपने उपवास करा है, फास्ट करा है, आप दिन भर कुछ नहीं खाया तो भी आपको भूख नहीं लगी, आपके शरीर को ऊर्जा की ज़रूरत थी, बहुत सारे काम करना थे, तो एक ग्लाइकोजन ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाएगा। किस में? ग्लूकोज में परिवर्तित होकर आपको ऊर्जा दे देगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। शरीर में कार्बोहाइड्रेट दो प्रकार में, ग्लूकोज और ग्लाइकोजन में। होप सो ये क्लियर होगा। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, लाइक शेयर जरूर करिएगा, यहाँ पर कंटिन्यूएशन सीरीज मिलती जाएगी आपको, ठीक है। चलिए आगे बात कर रहे हैं। आवश्यकता अनुसार ग्लूकोज बनकर कोशिकाओं के द्वारा ग्रहण किया जाता है। यदि मनुष्य उपवास, देखो मैंने लिखा था करना पड़े, तो यह कार्बोहाइड्रेट थोड़े काल के लिए उपलब्ध रहता है। वसा बहुत परिणाम में शरीर में त्वचा के नीचे झिल्लियों और उदर मतलब किडनी की झिल्लियों में संचित हो सकता है। मनुष्य की मोटाई वसा के संचित होने का चिन्ह है, ठीक है। वसा भी एक प्रकार का ऊर्जा प्रोवाइड करता है, ध्यान रखिएगा जब जरूरत पड़ती है। प्रतिदिन के लिए आवश्यकता ऊष्मा को प्रदान करने में भोजन की वसा भाग तो खाते ही हैं, ठीक है, खेती लगे खाते ही लिख लेना, किंतु जो वसा रोजाना काम से अधिक होता है वह उपयुक्त खनिजों में जमा हो जाता है। ये पॉइंट ध्यान रखिए। उपवास की अवस्था में कार्बोहाइड्रेट का खजाना कुछ घंटों में खाली हो जाता है, किंतु वसा का खजाना इस अवस्था में बहुत दिनों तक ऊष्मा दे सकता है। एक मोटा व्यक्ति जो है वो ज़्यादा टाइम तक भूखा भी रह सकता है, क्योंकि उसके पास क्या है, यहाँ पर रिजर्व एनर्जी है। ध्यान रखिए, कैसी एनर्जी? रिजर्व। इसी बीच में चलिए 2 पॉइंट में डिस्कशन आपके साथ करना चाहता हूँ। 1 ग्राम
कार्बोहाइड्रेट से 4.2 कैलोरी एनर्जी मिलती है और 1 ग्राम वसा से 9.3 कैलोरी ऊर्जा मिलती है, 3 कैलोरी ऊर्जा मिलती है ना, किलो कैलोरी में यहाँ पर 100 हो जाएगा। तो ये 2 पॉइंट याद रखिए, दोनों डायरेक्ट एग्जाम में व्यापक में बहुत बार आए हुए हैं, तो रिमेंबर दिस पॉइंट। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, चलिए जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया था, परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी प्रश्न जो पहले एग्ज़ाम में आ चुके हैं, तो टॉपिक वाइज है, बहुत अच्छी किताब है, इसको पढ़ सकते हैं आप लोग। कैल्शियम एक अकार्बनिक पोषक तत्व है जो शरीर के लिए आवश्यक है। अस्थियों एवं दांतों के निर्माण का कार्य कैल्शियम के द्वारा होता है। एंजाइम को स्त्रावित होने में सहायता करता है कैल्शियम। कैल्शियम के स्रोत है दूध, दही, सब्जी, मक्खन और बाजरा। वाइट प्रोडक्ट जितने भी होते हैं उसमें कैल्शियम ज़्यादा रहेगा। कैल्शियम की कमी के कारण अस्थियों का निर्माण ठीक से ना होना, वयस्कों में हड्डियों के बनावट की प्रक्रिया में रुकावट आना। ये प्रश्न पूछे गए थे आपके महिला पर्यवेक्षक 2017 में, तो याद रखिएगा। चलिए और भी प्रश्न है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, पूरे की पूरी चीज़ आपको ऑडियो लेसन में भी हम लोग आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। चलिए इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं आप 7869282805। जितने भी पूरी यूनिट्स के ऑडियो होंगे तो वो भी हम आप लोगों को प्रोवाइड कर देंगे। चलिए स्टेप बाय स्टेप, चलिए आप चलते हैं। इससे अगले प्रश्न क्या पूछा गया था, विटामिन बी समूह शरीर को जीवन शक्ति देने के लिए अति आवश्यक है। कौन सा विटामिन बी का समूह है ना, बी में B1, B2, B3, B5, B7, B11, B9, B12 ये सब होते हैं। विटामिन बी में यहाँ पर अगर बात करें, कॉम्प्लेक्स 120 सेंटीग्रेड तक गर्मी सहने करने की क्षमता रखता है। यह पानी में घुलनशील होता है, आप सभी को पता है विटामिन बी सी पानी में घुलनशील है, बाकी सब वसा में घुलनशील होता है। ये भी पॉइंट क्वेश्चन, हर एक पॉइंट मेरा बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, तो बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुनिएगा। इसका प्रमुख कार्य स्नायु मतलब होता है लिगामेंट्स को स्वस्थ रखना। जैसे आपने सुना होगा कोई व्यक्ति गिर गया है मगर हड्डी नहीं टूटी, उसका लिगामेंट टूट गया है, ठीक है, स्नायु कहा जाता है, ठीक है। उनको स्वस्थ रखना, भोजन के पाचन में सक्रिय योगदान देना, ये सारी चीज़ें किसकी है, यहाँ पर विटामिन बी समूह की है। अगले पॉइंट के बारे में हम डिस्कस करते हैं, जन वितरण प्रणाली एक भारतीय खाद्य सुरक्षा प्रणाली है। भारत में उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अधीन तथा भारत सरकार द्वारा स्थापित और राज्य सरकारों के साथ संयुक्त रूप से भारत के गरीबों के लिए सब्सिडी वाले खाद्य वस्तुओं वितरित करता है। तो एक इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, जन वितरण प्रणाली, ये सारे इसके काम हो गए, जिनमें मुख्य रूप से गेहूं, चावल, चीनी और केरोसिन शामिल हैं। यह प्रश्न भी महिला पर्यवेक्षक 2017 में पूछा गया है। आगे पॉइंट डिस्कस करते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग, वसा हमें ऊर्जा प्रदान कराता है। ध्यान रखिएगा, वसा मतलब होता है फैट, नाम से भी दे सकते हैं और लिपिड भी लिख देंगे, एक ही बात है, फैट या फिर लिपिड ऊर्जा देता है। बात करें हम यहाँ पर वसा की कमी से क्या हो सकता है, वसा की कमी से लिनोलिक अम्ल और एरिकीडोनिक की कमी होती है। लिनोलिक अम्ल एक पॉली अनसैचुरेटेड ओमेगा 6 फैटिक अम्ल है। यह उचित स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। बहुत ज़्यादा आपने सुना होगा ओमेगा 6, ओमेगा 9, ये दोनों इम्पॉर्टेंट होते हैं। वहीं दूसरी ओर बात करें यहाँ पर, एरिकोडिनिक अम्ल जो होता है फॉस्फोलिपिड्स में शरीर के कोशिकाओं की झिल्ली में मौजूद पॉलीअनसैचुरेटेड फैट अम्ल है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, कौन सा सैचुरेटेड है, कौन सा अनसैचुरेटेड है, ठीक है। तो दोनों इम्पॉर्टेंट है। देखिए ये कितना टफ क्वेश्चन पूछा गया है आपके 2017 में, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना अच्छे से आप लोगों को। आगे बात करते हैं यहाँ पर,
अगले बिंदु के बारे में, अनुशासित आहारीय अनुमतियाँ आवश्यक पोषक तत्व के सेवन के स्तर है जो वैज्ञानिक ज्ञान के आधार पर भोजन द्वारा न्यायित है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए आहार कैलोरी और प्रोटीन से बना होना चाहिए। कैलोरी भी होना चाहिए, उसमें प्रोटीन भी होना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बात करें विटामिन, अभी विटामिन बी के बारे समूह के बारे में बात करी। अब बात करते हैं विटामिन B12 अवशोषण का कारण होता है। ये सहायता क्या करता है, जब आंतों में भोजन जाता है तो वहाँ सब सर्वाधिक पाचन होता है, तो अवशोषण में कौन मदद करता है, विटामिन B12 मदद करता है। विटामिन B12 को कोबालामाइन भी कहा जाता है। इसमें क्या पाया जाता है, कोबाल्ट धातु पाई जाती है। विटामिन B12 की कमी के कारण फोलिक एसिड अवशोषण नहीं हो पाता है, जो एक डेंजरस बीमारी भी ले सकता है। विटामिन B12 की कमी का निदान करने के लिए परीक्षण सीरम विटामिन B12 या फिर बोन मेरो बायोप्सी आदि परीक्षण होते हैं कि प्रॉपर आप काम कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। आयोडीन थायराइड ग्रंथि से उत्पन्न हार्मोन है। उत्पन्न हार्मोन थायरोऑक्सिन कहलाता है। ठीक है, आयोडीन जो है यहाँ पर थायराइड ग्रंथि में पाया जाता है, और थायराइड ग्रंथि से हार्मोन कौन सा लिखना है, थायरोऑक्सिन, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, जिसमें आयोडीन होता है। आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि बड़ी हो जाती है। इससे प्रभावित व्यक्ति की गर्दन के बीच में सूजन आ जाती है, जिसे घेंगा रोग या इंग्लिश में ग्वाइटर रोग भी कहा जाता है। ठीक है, जिससे गले का साइज क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। बात करें एंटीऑक्सीडेंट गतिविधियों, अणुओं के ऑक्सीकरण को रोकता है। ऑक्सीडेशन एक रासायनिक क्रिया है जो मुक्त कण पैदा कर सकती है। ये प्रश्न भी आपके 2017 में। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट और चीज़ें हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया एक प्रकार का एनीमिया है। वैसे आप लोगों को मैं बता दूं, एनीमिया क्या होते हैं। एनीमिया एक प्रकार का रोग है जिसमें रक्त की कमी हो जाती है, ध्यान रखिएगा। एक रक्त निकाय है जिसमें लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या सामान्य से कम रहती है। लाल रक्त कोशिकाओं के माध्यम से ही ऑक्सीजन का परिवहन होता है। यह फोलिक अम्ल के द्वारा ठीक किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आयरन की गोली दी जाती है जिससे आरबीसी बढ़ जाए, और आरबीसी का काम क्या है, लाल रक्त कणिकाओं का काम है ऑक्सीजन को हार्ट तक ले जाना और विभिन्न अंगों तक लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती है। आगे बात करें, तेल PUFA का समृद्ध में स्रोत है पॉली अनसेचुरेटेड फैटिक एसिड होता है, जिनमें रीढ़ की हड्डी में एक से अधिक डबल बॉन्ड होती है। अब बात करें लिपिड की। लिपिड मैंने आप लोगों को बताया था, लिपिड मतलब क्या होता है, यहाँ पर फैट या फिर वसा बोल सकता हूँ। लिपिड देखिए हिंदी में भी लिपिड ही लिख देते हैं। लिपिड प्राकृतिक रूप से बने अणु होते हैं जिनमें वसा, मोम और स्टेरॉल वसा घुलनशील होते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से, यहाँ पर ADE नोट डाउन कर लेना। ADE वसा में घुलनशील है, और पानी में घुलनशील BC है। ये अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है प्रश्न, कन्फ्यूज़न मत होइएगा। चलिए आगे अन्य पॉइंट के बारे में बात करें। अगला पॉइंट आगे यहाँ पर हड्डी एक कठोर अंग है जो कशेरुक कंकाल का हिस्सा है। हड्डी का समर्थन और शरीर के विभिन्न अंगों की रक्षा करना। ठीक है, जो आपने एक शब्द सुना होगा बोन मेरो, अस्थि मज्जा, तो हड्डी के बीच में अगर बात करें गैप रहती है, वहाँ पर RBC और WBC बनती है।
श्वेत रक्त कणिकाएं और लाल रक्त कणिकाएं दोनों बनती हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक और पॉइंट पूछा था आपके एग्जाम में, हड्डी जो है कैल्शियम फॉस्फेट और मैग्नीशियम आदि खनिज से बनी हुई होती है। बात करें अगला पॉइंट, आहार क्या है। आहार वह है जो समग्र स्वास्थ्य को बनाए रखने या सुधारने में मदद करता है। संतुलित आहार शरीर को आवश्यक पोषक करता है। द्रव प्रोटीन से प्राप्त आवश्यक अमीनो अम्ल, आवश्यक फैटिक अम्ल, विटामिन, खनिज और पर्याप्त कैलोरी यहाँ पर आहार में होना जरूरी है। ये संपूर्ण आहार रहता है। सारे के सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो हर एक पॉइंट को मिस मत करिए, कोई सी पॉइंट को। आयरन मानव शरीर के सभी कोशिकाओं में मौजूद है और इसमें कई महत्वपूर्ण कार्य होते हैं, जैसे फेफड़ों से ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन प्रोटीन का एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में ले जाना उपयुक्त आयरन के अवशोषण में प्रभावी होता है, जो एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। आपको बता दूं, आरबीसी दो चीज़ों से मिलकर बनी होती है, लाल रक्त कणिकाएं। एक तो हो गया हीमोग्लोबिन, आपने सुना होगा। हीमो का मतलब होता है आयरन, मतलब लोहा, और ग्लोबिन का मतलब होता है एक स्पेशल प्रकार का प्रोटीन। ये दोनों मिलते हैं तभी हमारा आरबीसी का जन्म होता है। आगे बात करें, एक और प्रश्न इंपॉर्टेंट पूछा गया एग्जाम में, पंच भोजन प्रणाली में फल, सब्जी, अनाज, प्रोटीन, फ्रूट्स, डेयरी आते हैं, डेयरी प्रोडक्ट आते हैं। इन सभी से उनमें संतुलित आहार प्राप्त हो सकता है। स्वास्थ्य पेशेवरों द्वारा इनकी सलाह स्वास्थ्य उपापचय, पोषण परामर्श और पोषण आकलन में किया जाता है। आगे बात करते हैं आयोडीन की। आयोडीन थायराइड हार्मोन उत्पादन के लिए आवश्यक है। आयोडीन विभिन्न खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। आयोडीन की कमी के कारण थायराइड, हाइपोथायराइडिज्म और शिशु और बच्चों में एवं माता पिता की मानसिक मंदता की वृद्धि हो सकती है। ठीक है, जिनकी माताओं में गर्भ अवस्था में आयोडीन की कमी होती है, तो 100 से 150 माइक्रो न्यूनतम मात्रा लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इसके आगे हम यहाँ पर देखते हैं। नमक या सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड भोजन में रुचि बढ़ाता है और शरीर के जल और लवण को संतुलन देता है। इसके अभाव में दुर्बलता और थकावट मालूम होती है। अधिक नमक से शोथ होता है। औसत प्रतिदिन 8 से 10 ग्राम खाया जाता है। यह नमक खाने, दूध और सब्जियों से प्राप्त होता है। अब आता है कैल्शियम। कैल्शियम पोषण के लिए 0.9 से 1 ग्राम तक कैल्शियम की आवश्यकता प्रतिदिन पड़ती है। यह मात्रा 2.5 पाव दूध से प्राप्त हो सकती है। सब्जी, अनाज और आमिषाहार में भी यह भिन्न-भिन्न मात्राओं में पाया जाता है। बढ़ने वाले बच्चे, गर्भवती और दूध पिलाने वाली स्त्रियों के लिए इसकी मात्रा प्रतिदिन लगभग 1.5 ग्राम होना जरूरी है। इसके अभाव में हड्डियां ठीक से नहीं बनती और सुखंडी रोग हो जाता है। गर्भवती और दूध पिलाने वाली स्त्रियों के आहार में कैल्शियम की कमी से उसकी हड्डी से कैल्शियम निकालकर हड्डियां कोमल होकर ऑस्टोमेलेशिया मेलेशिया का रोग हो सकता है। याद रखिएगा अच्छे से कि कैल्शियम की कमी से क्या हो जाता है, ऑस्टोमेलेशिया का रोग हो सकता है। अब आता है फास्फोरस। पोषण के हेतु इसकी मात्रा कम लगती है। किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के लिए 0.88 ग्राम फास्फोरस पर्याप्त। 3000 कैलोरी के आहार से इसकी कमी का कोई भय नहीं है। फिर आता है लोह या आयरन। पोषण के लिए प्रतिदिन 12 मिलीलीटर लोहे की आवश्यकता है। इसकी मात्रा गर्भावस्था तथा दूध देने की आवश्यकता में बढ़ जाती है। इसकी कमी से एक प्रकार की रक्तहीनता, एनीमिया होती है। तो अगर आपकी बॉडी में आयरन की कमी है तो क्या होता है, एनीमिया। अब आता है आयोडीन। आयोडीन नाम मात्र से पोषण के लिए उपयुक्त है।
यह थायराइड हार्मोन के लिए बहुत ज़रूरी है। इस हार्मोन की कमी से बौनापन, क्रिटिसिज्म और मिक्सोडियोमिया होता है। यदि पीने के पानी में इसकी मात्रा कम हुई, तब विकृत झींगे के रूप में प्रकट होती। पोषक तत्व भोजन पदार्थों में निहित उपयोगी रासायनिक घटक होते हैं, जिनका उपयुक्त मात्रा में उपलब्ध होना शरीर को स्वस्थ रखने के लिए परम आवश्यक है। रासायनिक आधार पर पोषक तत्वों को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है: कार्बनिक पोषक तत्व, अकार्बनिक पोषक तत्व। अब देखते हैं कार्बनिक पोषक तत्व क्या है। इसमें 5 प्रमुख पोषक तत्व हैं। कार्बोहाइड्रेट्स ये रासायनिक यौगिक होते हैं जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन होता है। इसकी रचना विभिन्न प्रकार के शर्कराओं के मिश्रण से होती है। इनके कार्य इस प्रकार के: यह शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, वसा में बदलकर संचित भोजन का काम करते हैं, आरएनए और डीएनए के घटक होते हैं। यह शर्कराओं के रूप में ऊर्जा प्रदान के लिए ईंधन का काम करते हैं। आयु वर्ग के अनुसार कार्बोहाइड्रेट्स की आवश्यकता: आयु वर्ग कार्बोहाइड्रेट कैलोरी का कुल कैलोरी के अनुपात में प्रतिशत किनके लिए कितना है वो इसमें दिया है। वयस्क 50 से 60 की उम्र के आयु वर्गों के लिए, गर्भवती और स्तनपान करने वाली महिलाओं के लिए दिया है 40 से 60, शिशु जो 1 से 12 माह के होते हैं उनके लिए 40 से 60, पूर्व शालेय बालक जो 1 से 5 वर्ष के होते हैं उनके लिए 40 से 60, बड़े बालक एवं किशोर उनके लिए 50 से 70। विभिन्न भोजन भोजन पदार्थों में कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा कितनी होती है, भोजन पदार्थ के नाम इसमें देखेंगे और कार्बोज ग्राम या पर ग्राम देखेंगे, कितना पर 100 ग्राम कितना हमको लगता है। तो अनाज जो है जैसे ज्वार, बाजरा, चावल आदि में 63 से 79%, 63 से 79 पर 100 ग्राम। दाल जैसे चना, मसूर, तुअर आदि में 56 से 60 पर 100 ग्राम। गिरीदार फलियां और तिलहन में 10 से 25, कंदमूल, आलू है, शकरकंद है आदि में 22 से 39, गन्ने की शक्कर में 99 होता है, साबूदाना में 87 से 89 तक, गुड़ में 94 से 95 तक, शहद में 89 से 80 तक, अरारोट का आटा में 85 से 87, दूध में 4 से 5, सूखा मेवा में 67 से 77 तक, सूखा मेवा जैसे कि खजूर, किशमिश आदि में 67 से 77, और ताजे फल में 10 से 25%, 10 से 25 100 ग्राम किलो पर 100 ग्राम में। कार्बोहाइड्रेट की कमी के लक्षण में क्या क्या होता है? इसकी कमी से सुस्ती, थकावट, वजन कम होता है, जबकि इसकी अधिकता से मोटापा संबंधी रोग होते हैं। इनका स्रोत क्या क्या है? गेहूं, मक्का, चावल, बाजरा, शक्कर, गुड़, शहद, दूध, आलू, शकरकंद, चुकंदर तथा गन्ने में पाया जाता है। प्रोटीन प्रोटीन अत्यंत जटिल एवं नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है। इनकी रचना लगभग 20 अमीनो अम्ल के श्रृंखलाबद्ध होने से बनती है। इसके निम्न कार्य होते हैं: यह कोशिकाओं की वृद्धि एवं मरम्मत करती है, शरीर की उपापचयी क्रियाओं में एंजाइम का कार्य करती है, कुछ प्रोटीन हार्मोन्स के संश्लेषण में भाग लेते हैं, हीमोग्लोबिन के रूप में यह शरीर में गैसीय संवहन का काम करता है, एंटीबॉडीज के रूप में शरीर की सुरक्षा करता है। अब प्रोटीन की जब कमी होती है, अब प्रोटीन की कमी के लक्षण क्या क्या हैं? इसकी कमी से बच्चों में क्वाशियोकोर रोग हो जाता है, मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं तथा मानसिक विकास रुक जाता है। इसका स्रोत क्या क्या है? दूध, अंडा, दाल, सोयाबीन, पनीर, बादाम, मांस, मछली, अंडे की जर्दी। अब इसमें हम यहाँ पे देखेंगे पोषक तत्व के स्रोत कितने कितने होते हैं प्रोटीन में। तो पोषक तत्व के स्रोत जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा आपको मिलेंगे घी, मक्खन, तेल, चीनी और गुड़ में। उससे कम रहता है वसा व चीनी समूह, उसके बाद वसा या कार्बोहाइड्रेट्स में।
इसमें यहाँ अलग तरीके से बताया गया है विभिन्न भोजन पदार्थों में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है। जैसे प्रोटीन की मात्रा वो भी अपन कब देखेंगे पर 100 ग्राम में। तो अनाज में होता है 6 से 14, हर 100 ग्राम में 6 से 14 ग्राम। दाल या सूखी फलियों में 18 से 24, तिलहन और गिरी में 18 से 40, मांस मछली और यकृत में 18 से 20, अंडे में 12 से 14, ताजा दूध में 3.5 से 4 तक, सूखा संपूर्ण दूध में 26 से 28, दुग्ध चूर्ण में मक्खन रहित जो होता है उसमें 33 से 38, ताजी सब्जियां पत्ते वाली में 1 से 4, कंदमूल में 1 से 1.5 और अन्य सब्जियों में 1 से 7 तक। अब ICMR जो है हमारे यहाँ उसने उसके द्वारा प्रस्तावित प्रोटीन की मात्रा किन वर्ग के लोगों में उनकी आयु और कितनी उनके अंदर होनी चाहिए ICMR ने ये प्रस्तावित किया है। तो जैसे पुरुष वर्ग है, अगर उनकी आयु की हम बात करें, आयु अगर लगभग सारे ही आयु में लगभग 60 ग्राम के आसपास होना चाहिए, महिला में लगभग 50 ग्राम के आस। धात्री अवस्था जो होती है उसमें 0 से 6 माह के लोगों में 25 ग्राम के आसपास होनी चाहिए, 6 से 12 माह में 18 के आसपास, गर्भावस्था में लगभग 15 ग्राम के आसपास, शिशु जो 0 से 6 माह के होते हैं उसमें 2.05 ग्राम प्रति किलोग्राम शारीरिक वजन के अनुसार, जो 6 से 12 माह के होते हैं उसमें 1.65 ग्राम पर किलोग्राम शारीरिक वजन के अनुसार, बालक जो होते हैं 1 से 3 वर्ष के उनके इसमें 22 ग्राम, 6 से 4 वर्ष के लोगों में 30 ग्राम के आसपास, 7 से 9 में 41 ग्राम, किशोर लड़के जो होते हैं उनमें 10 से 12 वर्ष के इसमें 54 ग्राम, 13 से 15 वर्ष के इसमें 70 ग्राम, 16 से 18 वर्ग के इसमें 78 ग्राम, लड़कियां जो होती हैं उसमें 10 से 12 वर्ष में 57 ग्राम, 13 से 15 वर्ष में 65 ग्राम और 16 से 18 वर्ष में 68 ग्राम के आसपास होना चाहिए। अब देखते हैं वसा। वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाले प्रमुख खाद्य पदार्थ हैं। 1 ग्राम वसा लगभग 9 कैलोरी ऊर्जा प्रदान करते हैं। अब यहाँ देखेंगे विभिन्न आयु वर्गों के लिए वसा की उचित मात्रा कितनी होनी चाहिए। तो जैसे सामान्य वर्ग का है, कोई सामान्य व्यक्ति है, उसमें वसा से प्राप्त की जाने वाली कुल कैलोरी का प्रतिशत कितना होना चाहिए, 10 से 20। गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माता में 10 से 20, बालक जो 2 से 9 वर्ष के हैं उनमें 15 से 20, किशोरावस्था के 10 से 18 वर्ष वालों में 15 से 20, शिशु जन्म से 1 वर्ष तक के बीच उनके पास कितना होना चाहिए, 25 से 30। अब इनके निम्न कार्य होते हैं। वसा के क्या निम्न कार्य होते हैं? यह खाद्य पदार्थों में स्वाद उत्पन्न करते हैं, यह ठोस रूप में शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है, यह त्वचा के नीचे जमा होकर शरीर के ताप को बाहर नहीं निकाल जाती, यह शरीर के विभिन्न अंगों को चोटों से बचाती है, प्रोटीन के स्थान पर शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है, ये संचित भोजन के रूप में कार्य करती है। इसके कमी के लक्षण क्या है? वसा की कमी से त्वचा रूखी हो जाती है, वजन में कमी आ जाती है तथा शरीर का विकास रुक जाता है। इसकी अधिकता से मोटापा आ जाता है तथा हृदय की बीमारी, रक्त दाब बढ़ाना इत्यादि रोग होते हैं। स्रोत क्या होते हैं इसके? घी, तेल, दूध, मांस, मछली, मक्खन, मूंगफली आदि। जल। अब देखते हैं जल। जल शरीर के भार का लगभग 70% पानी होता है। सामान्यतः स्वस्थ व्यक्ति में औसत 4 से 5 लीटर जल पीना चाहिए। जल के कुछ कार्य इस प्रकार के हैं। यह आहार का महत्वपूर्ण घटक है तथा भोजन के पाचन व अवशोषण के लिए आवश्यक है। यह शरीर में घुलक या सॉल्वेंट का कार्य करता है। जल सभी कोशिकाओं और सभी शरीर के पदार्थों का वाहक है। यह शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करता है। यह शरीर में अत्यधिक शोधन करने वाला साधन है। यह अश्रु, स्वेद, मूत्र व मल के रूप में अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है। यह शरीर के जोड़ों में स्नेहक का कार्य करता है। इसके कमी के लक्षण क्या होता है? अम्ल रक्तता, निर्जलीकरण होना। विटामिन। यह एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है जो शरीर की सामान्य वृद्धि तथा रोगों से रक्षा के लिए आवश्यक होता है। इसकी कमी से शरीर किसी न किसी रोग का शिकार हो जाता है।
यह शरीर के उपापचय में रासायनिक प्रतिक्रियाओं के नियमन के लिए आवश्यक है। विटामिन 6 तरह के होते हैं: ए, बी, सी, डी, ई एवं के। इनमें से विटामिन ए, डी, ई तथा के वसा में व बीसी जल में घुलनशील है। विटामिन 6 प्रकार के होते हैं। अब हम देखेंगे प्रक्षोपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य। वसा सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करती है। यह 1 ग्राम में 9 कैलोरी प्रदान करती है, जबकि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट 1 ग्राम में 4 कैलोरी देती है। कार्बोहाइड्रेट पाचन के दौरान ग्लूकोज में टूट जाते हैं और शरीर में प्रत्येक कोशिकाओं के लिए ग्लूकोज मुख्य स्रोत है। प्रति ग्राम कार्बोहाइड्रेट 4 कैलोरी प्रदान करते हैं और साधारण कार्बोहाइड्रेट का आहार में अत्यधिक होने से भार बढ़ जाता है, जिससे मोटापा हो सकता है। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया एक रक्त विकार है जिसमें लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या सामान्य से कम होती है। इसमें शरीर के अंगों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया विटामिन B12 और फोलिक अम्ल की कमी से होता है। विटामिन डी स्वस्थ हड्डियों के लिए आवश्यक है। आहार से कैल्शियम और फॉस्फेट अवशोषित करने के लिए विटामिन डी की आवश्यकता होती है और विटामिन डी की कमी से हड्डियां नर्म हो जाती हैं, जिससे बच्चों में रिकेट्स और वयस्कों में ऑस्टोमलेशिया हो सकता है। विटामिन डी हमें धूप से प्राप्त होता है। एलडीएम एलडीएल कम घनत्व वाले लिपोप्रोटीन शरीर में पाए जाने वाले कोलेस्ट्रॉल का एक प्रकार है। एलडीएल को अक्सर बुरे कोलेस्ट्रॉल रूप में जाना जाता है। यह धमनियों में कोलेस्ट्रॉल का निर्माण करता है और पोषण से अधिक का एक माप है। प्रोटीन कार्बनिक पदार्थ है जिसका गठन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन तत्वों के अणुओं से मिलकर होता है। प्रोटीन का मुख्य कार्य शरीर की वृद्धि, ऊर्जा, मरम्मत और रखरखाव करना है। प्रोटीन का नामकरण जे मूल्डर ने किया था। भारतीय संदर्भ में पुरुष और महिलाओं का आदर्श वजन 60 किलोग्राम और 55 किलोग्राम है। आदर्श आदमी 18 से 19 के बीच है। इसका वजन 60 किलोग्राम, 1.73 1.73 मीटर लंबा और 20.3 बॉडी मास इंडेक्स है। वह रोग से मुक्त है, सक्रिय रूप से सक्रिय कार्य के लिए फिट है। लाल रक्त कोशिकाओं को एरिथ्रोसाइटस भी कहा जाता है। यह कोशिकाओं अस्थि मज्जा में विकसित होती है। इनका जीवन चक्र 120 दिन का होता है। मानव शरीर में लगभग 1/4 कोशिकाएं लाल रक्त कोशिकाएं होती है। यह रक्त का 40% से 50% भाग होती हैं। संतुलित आहार शरीर में आवश्यक पोषण प्रदान करता है। द्रव प्रोटीन से पर्याप्त आवश्यक अमीनो अम्ल, आवश्यक फैटी अम्ल, विटामिन, खनिज और पर्याप्त कैलोरी। संतुलित आहार में कार्बोहाइड्रेट से 60 से 70% कैलोरी 60 से 70% कुल कैलोरी का प्राप्त होता है। यहाँ हम दूसरे परीक्षोपयोगी महत्वपूर्ण तत्व देखेंगे। 5 भोजन प्रणाली में फल, सब्जियों, अनाज, प्रोटीन, फूड्स, डेयरी आते हैं। इन सभी से हमें संतुलित आहार प्राप्त होता है। स्वास्थ्य पेशेवरों द्वारा इसकी सलाह स्वस्थ उपचार, पोषण परामर्श और पोषण में किया जाता है। लाइसिन एसिड और एएडी द्वारा एथकोडेट एक प्रोटीन के बायोसिंथेसिस में प्रयोग किया जाता है, जो एक अमीनो अम्ल है। यह शरीर में उत्पन्न नहीं होता है, इसे आहार के माध्यम से लिया जाता है। विटामिन डी वसा घुलनशील प्रोहार्मोन का एक समूह होता है। त्वचा जब धूप के संपर्क में आती है तो शरीर में विटामिन डी की निर्माण की प्रारंभ होती है। विटामिन डी की मदद से कैल्शियम को शरीर में बनाए रखने में मदद मिलती है। प्रोटीन शरीर में मांसपेशियों के निर्माण, न्यूरोलॉजिकल फंक्शन का समर्थन, पाचन में सहायता, हार्मोनों को संतुलित करने के लिए महत्वपूर्ण है। प्रोटीन की कमी से पेशी क्षय हो सकता है। 9 माह की आयु पर खसरे की वैक्सीन के साथ दी गई 1 लाख आयु की पहली खुराक विटामिन ए की होती है। प्रतिरक्षीकरण में व्यक्ति किसी एजेंट के विरुद्ध प्रतिरक्षा करता है। यह प्रतिरक्षा टीकाकरण के द्वारा भी पाई जाती है, जो विभिन्न रोगों से बचाते हैं। एड्स रोग में हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को क्षति पहुंचाती है
और रोगों से लड़ने की क्षमता घट जाती है। आईसीडीएस 6 वर्ष के उम्र के बच्चे, गर्भवती, स्तनपान करने वाली महिलाओं की स्वस्थता और पोषण एवं शैक्षणिक सेवाओं का पैकेज है, जो महिला और बाल विकास मंत्रालय ने 1975 में शुरू किया, जिसका संशोधन 2009 में हुआ, जिसके अनुसार गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को 600 किलोग्राम कैलोरी, 18 से 20 ग्राम प्रोटीन मात्रा की आवश्यकता होती है। सामाजिक आर्थिक स्थिति, आय, शिक्षा और व्यवसाय के आधार पर किसी व्यक्ति के कार्य अनुभव और किसी व्यक्ति या परिवार की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में संबंध में एक आर्थिक और सामाजिक संयुक्त समग्र उपाय है। इसकी पोषण की स्थिति में महत्वपूर्ण भूमिका है। क्वाशियोकर एक प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का रूप है, जो कि सूजन, चिड़चिड़ापन, चमड़े के अल्सर को प्रभावित करता है। क्वाशियोकर के मामले अकाल या खराब खाद्य आपूर्ति के क्षेत्र में होते हैं। अब यहाँ हम देखेंगे दूसरा परीक्षोपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य। हीमोग्लोबिन रक्त में श्वसन अंगों से शरीर के बाकी हिस्सों से ऑक्सीजन का परिवहन करता है। यह पृष्ठवंशियों की लाल रक्त कोशिकाओं और कुछ अपृष्ठवंशियों के ऊतकों में पाया जाने वाला लौह युक्त ऑक्सीजन का परिवहन करने वाला धातु प्रोटीन है, जो 1 ग्राम 3.34 मिलीग्राम आयरन होता है। विटामिन डी वसा घुलनशील प्रोहार्मोन का समूह है। त्वचा जब धूप के संपर्क में आती है तो विटामिन डी की निर्माण प्रक्रिया शरीर में शुरू होती है। विटामिन डी की मदद से शरीर में कैल्शियम को बनाए रखने में मदद मिलती है, जिससे हड्डियां मजबूत रहती है और यह मछली के तेल से मिलता है। कैल्शियम हड्डियों और दांतों के निर्माण और रखरखाव के लिए जिम्मेदार है। कैल्शियम का अवशोषण शरीर में विटामिन डी के माध्यम से होता है। कैल्शियम के मुख्य स्रोत दूध, दही, फल, टोफू आदि हैं। लैक्टोज एक डाइसेक्राइड चीनी है, जिसमें लैक्टोज और ग्लूकोज होता है, जो दूध में पाए जाते हैं। लैक्टेस का नाम फ्रांसीसी केमिस्ट जैन बैप्टिस्ट ऑनडे डुमास ने 1843 में दिया था। पीईएम प्रोटीन कैलोरी कुपोषण का एक रूप है, जिसमें प्रोटीन कुपोषण से क्वाशियोकोर और कैलोरी कुपोषण से मरम्मस रोग होते हैं। इसलिए पीईएम ग्रस्त बच्चों के आहार में उपरोक्त दोनों होना चाहिए। सकारात्मक स्वास्थ्य कायम रखना, उपयुक्तम प्रदर्शन तथा आईबीडब्ल्यू कायम रखना एवं न्यूनताजन्य रोगों और विकारों को रोकथाम व्यापक जनसमूह हेतु आहार्य लक्ष्य है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। यह आयरन अवशोषण में सहायक है। इसके स्रोत नींबू, संतरा, आंवला, टमाटर आदि हैं। तापजनन वह प्रक्रिया है जो ऊष्मा का उत्पादन मनुष्यों एवं जानवरों में करती है। यह गर्म रक्त वाले सभी जानवरों और कुछ तापजनन पौधों में होती है, जैसे इसमक, कैबेज, वुडोलिली आदि। राइबोफ्लोविन को विटामिन बी2 भी कहते हैं, जो कि दूध, अंडे, मीट एवं हरी सब्जियों में पाया जाता है। इसकी कमी के कारण यह सारी बीमारियां होती है। आयोडीन युक्त नमक जैसे NaCl, सोडियम क्लोराइड, सोडियम आयोडाइड होता है, जो कि आयोडीन की कमी को नियंत्रित करता है। जैविक मान एक भोजन से अवशोषित प्रोटीन के अनुपात का एक उपाय है, जो जीव के भोजन में प्रोटीन में नाइट्रोजन का मुख्य स्रोत है। मांस, मछली, अंडे और उच्च जैविक मान वाले प्रोटीन भोजन